तानाशाही चारे जून तक बाद में हमनी के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी के लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार और बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेजेंगे। ए मोदी जी तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ना, ये जो विदेश जो जाते हैं वो प्लेन लेके आए, और बिहार से तो हमनी के उठा लो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी को उठा ही लिए, तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें ढाल लिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसमें ढाल लिए, बंगाल में ममता बनर्जी को ढाल के ले चलो तिहाड़। एक के बाद फैसला कर, लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी, हमको जेल भेजिएगा, मेरा क्या गुनाह है। लेकिन आप तो काला धन ला रहे थे। ये जो महिला का 3,000 महिला के साथ शोषण किया, उसके लिए वोट मांगे, उसको विदेश भगा दीजिएगा और तेजस्वी को गिरफ्तार करिएगा। पहलवान महिला के साथ जो बदसलूकी किया, रेप किया, शोषण किया, उसके बेटे को टिकट दीजिएगा और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। नोटबंदी का घोटाला करके पूरा बीजेपी हर जिला में दफ्तर ले लिया, अपने घोटाला किए और तेजस्वी को जेल भेजिएगा। कोरोना में वैक्सीन का घोटाला किए कि नहीं किए? बिहार में सृजन घोटाला, बालिका गृह, उसकरा लोग इनके ना जेल में भेजिए। जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं। तो उनको भी कह देते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं, ये बिहार है, हाथ लगा करके जरा दिखाइए, हम लोग एक से एक हिसाब कर देंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हाथ लगाकर देखिए, तेजस्वी यादव ने जेल भेजने की गारंटी के जवाब में अब चुनौती देनी शुरू कर दी है। तेजस्वी ने इसे मुद्दा ही बना लिया कि जेल भेजना चाहते हैं तो हाथ लगाकर देखिए। जेल के डर से जो नेता टूट गए वो टूट गए, लेकिन जो टिक गए इस दौर में कम बड़ी बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने इसी चुनाव में कहा कि अंबानी और अदानी टेम्पो में काला धन भेज रहे हैं, मगर उसके अगले दिन से इसी मुद्दे पर चुप्पी लगा गए। फिर उन्होंने कभी नहीं कहा कि अंबानी और अदानी को जेल भेजने की गारंटी दे रहा हूं क्योंकि वे टेम्पो में काला धन भेज रहे हैं। लेकिन कितनी आसानी से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को जेल भेजने की गारंटी देने लग गए। यही कारण है कि अब हर नेता उस डर के जवाब में खुलकर बोलने लगा है। हम आज की रैली रिपोर्ट में बिहार में महागठबंधन की 3 सभाओं की बात करेंगे। जेल भेजने की राजनीति ने प्रधानमंत्री मोदी का हौसला इतना बढ़ा दिया है कि अब वे सार्वजनिक रूप से जेल भेजने की बात कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह पंजाब में खुले मन से सरकार गिराने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी तेजस्वी को जेल भेजने की गारंटी। आज केजरीवाल ने भी इसका जवाब दे दिया कि प्यार से मांग लेते तो 1, 2, 3 सीटें दे देता, पंजाब के लोगों को धमकी मत दो। तेजस्वी यादव के पास कोई चारा नहीं था कि अपने मतदाताओं के बीच अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करते। तेजस्वी ने भी उसी जुबान में सुनाना शुरू कर दिया। और यहां आकर के क्या बोले प्रधानमंत्री जी, ए बिहार के लोग सुनो, नए नौजवान, प्रधानमंत्री जी आके बोलते कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे, हमको बोले कि जेल भेज देंगे। हम बोलना चाहते हैं हमने नौकरी दी इसलिए जेल भेजोगे, हम गरीब की बात कर रहे, आरक्षण की बात कर रहे तो हमको जेल भेजोगे। हम संविधान लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे, भाईचारे बचाने की बात कर रहे तो जेल भेजोगे। ये तानाशाही और इस पर उनका जो घमंड है बिहार की जनता तोड़ने का काम करेगी। जिसको मन उसको जेल भेजो। कहते हैं राहुल जी को जेल भेज देंगे, हमको जेल भेज देंगे, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, केजरीवाल जी को जेल भेज दिया। हम मोदी जी को कहना चाहते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं बिहार है, एक बार हाथ लगा करके दिखाओ।
अरे लालू जी नहीं डरे मोदी जी से, तो लालू जी का बेटा डरा जाएगा। अरे बिहारी लोग डराएगा गुजराती से। अरे खुल के बोलो, डरोगे? लड़ाई लड़ना है कि नहीं? और लड़ेंगे या जीतेंगे? और मोदी जी का तो बाय बाय हो गया। अरे विदाई हो गया कि नहीं हो गया? 2014-2019 का समय था जिस नरेंद्र मोदी के बारे में विपक्ष के नेता बात करने से कतराते थे। 2024 में उनका नाम लेकर एक एक बात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। इस चुनाव में आप देखेंगे कि विपक्ष के नेताओं के भाषण आक्रामक हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के भ्रमात्मक। एक तरह से यह चुनाव ही मोदी के भ्रमात्मक और विपक्ष के आक्रामक भाषणों के बीच हो रहा है। मोदी की आलोचना पर अब तालियां बजने लगी हैं। विपक्ष ने नहीं डरने का अपना अपना तरीका निकाल लिया। सबके पास अपना अपना नारा है। केजरीवाल जेल का जवाब वोट से नारा लगाते हैं। कल्पना सोरेन हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाती हैं। राहुल गांधी ने तो सबसे पहले डरो मत का नारा दिया। आम आदमी पार्टी ने पिछले हफ्ते ही विभव कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा के दफ्तर तक मार्च किया कि सबको एक साथ जेल में बंद करो, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। पालीगंज की सभा में मंच जब धंसने लगा तब राहुल गांधी बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि मीसा भारती ने उन्हें थामने की कोशिश की, लेकिन राहुल जनता की तरफ देखकर हाथ ही हिलाते रहे। जैसे ही चलने की कोशिश की, मंच फिर से धंस गया, तब भी राहुल जनता की तरफ देखकर हाथ हिलाते रहे। यही मोदी के साथ हुआ होता तो मीडिया तरह तरह के रूपक ले आता कि देश सेवा में खतरों की परवाह नहीं करते, लेकिन विपक्ष को अब उबड़ खाबड़ रास्तों की आदत हो चली है। जेल में डाल देने, भेज देने के डर के बीच उसे गिरना और संभलना आने लगा है। राहुल गांधी ने कहा कि जेल का डर अब किसी और तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसी डर की वजह से प्रधानमंत्री मोदी खुद को परमात्मा का भेजा हुआ बताने लगे हैं। अभी तेजस्वी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि तेजस्वी को जेल में डालेंगे। मैं आपको सच्चाई बताता हूं। देखिए, आपने वो नरेंद्र मोदी वाला चमचों वाला इंटरव्यू देखा है, जहां 4 चमचे उनके सामने बैठते हैं। वो पहले जैसे पेपर लीक होता है ना, वैसे पहले पेपर इंटरव्यू लीक हो जाता है, उनको नरेंद्र मोदी को पहले मिलता है। अब एक इंटरव्यू में चमचे ने उनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? क्या काट के खाते हो या चूस के खाते हो? दूसरे ने पूछा, नरेंद्र मोदी जी ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं। थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं, ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। बिहार में आज इंडिया का पूरा गठबंधन दिखा। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एक साथ 3-3 सभाएं की। चुनाव शुरू होने से पहले इंडिया गठबंधन के अंतर्विरोधों की बात हो रही थी कि कैसे यह गठबंधन भीतर से बिखरा हुआ है, इसके घटकों के बीच एकता नहीं हो सकती। शुरू में ऐसा लगा भी, लेकिन चुनाव शुरू होते ही अलग अलग राज्यों में गठबंधन के भीतर अलग किस्म का तालमेल दिख रहा है।
अभी तक बिहार में तेजस्वी यादव अकेले सभाएं कर रहे थे, लेकिन आज पूरा महागठबंधन एक साथ नजर आया। पटना साहिब के बख्तियारपुर, पालीगंज के दरियापुर और भोजपुर के जगदीशपुर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी ने सभाएं की। आपके राज में अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब हो रहे हैं, तो मोदी जी कहते हैं कि क्या। पालीगंज में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पाटलिपुत्र से उम्मीदवार मीसा भारती के लिए प्रचार किया, तो आरा से माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद के लिए राहुल गांधी ने प्रचार किया। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच की तालमेल पहले के चुनावों से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, तो आज तेजस्वी और राहुल की जोड़ी भी बनती दिखी। पाटलिपुत्र में तेजस्वी यादव ने भाषण के लिए कम समय लिया और राहुल गांधी के लिए सारा वक्त छोड़ दिया। आप देख रहे हैं कि मोदी जी के राज में पिछले 10 साल में 400 से ज्यादा विधायकों को खरीदा गया, विपक्षी दलों को तोड़ा गया। अभी भाई मुकेश सहनी बता रहे थे कि इनकी पार्टी वीआईपी जो 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल थे, किस तरह से इनकी पूरी पार्टी को हड़पने का काम किया, किस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र के दो पुरानी पार्टी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों को तोड़ने का काम किया, किस तरह से इन्होंने अरविंद केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया। बिल्कुल उसी तरह इस भोजपुर के हमारे सबसे तेज तर्रार नौजवान दलित विधायक मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और अन्य साथियों को जेल में झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल में डालने का काम किया गया। ये चुनाव इस घमंड को तोड़ने के लिए है, ये चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने के लिए है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करने के लिए है। मोदी जी का इस चुनाव में कुछ चल नहीं रहा है। एक बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल की, 4 तारीख को परिणाम आएगा, लेकिन 4 तारीख से पहले ही एक बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल कर ली कि इस चुनाव में मोदी जी का कोई भी जुमला नहीं चला, कोई भी जुमला नहीं चला और हिंदुस्तान ने कह दिया कि जुमला नहीं, जवाब दो, 10 साल का हिसाब दो। पूरे उत्तर भारत में तेज लू चल रही है, इसके बाद भी भीड़ में कोई कमी नहीं। फिर मतदान में यह उत्साह क्यों नहीं नजर आ रहा? आरा में तेजस्वी यादव ने कहा कि अग्निवीर वाले लड़के प्रधानमंत्री को खोज रहे हैं और प्रधानमंत्री अग्निवीर का नाम नहीं ले रहे। विपक्ष के नेता इस बार अपने भाषणों में बहुत तेजी से बदलाव कर रहे हैं, अपने मुद्दों को दोहराते तो हैं ही, जैसे ही कोई मसला सत्ता पक्ष की तरफ से आता है उसे भी अपने भाषण में शामिल कर रहे हैं। इसके पहले के चुनावों में लगता था कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी के भाषण नहीं सुनते थे। इस बार लगता है अपना भाषण लिखने से पहले मोदी के भाषण ठीक से सुनकर आ रहे हैं। आप लोग देखे होंगे मोदी जी का जो भाषा है, उस भाषा में कितना गिरावट आ चुका है। लगता ही नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है। लगता है क्या? भाइयों बहनों, अरे मोदी जी भाइयों बहनों के लिए क्या किया ये न बताइए। खाली भाइयों बहनों, अब क्या कह रहे मोदी जी बिहार आके? ये लालटेन वाला जो है मुजरा कर रहा है। अरे मोदी जी, एक 34 साल के नौजवान को रोड पे ले आए और आप हमको बताइए कौन क्या कर रहा है। ये भाषा प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। ये मुजरा, मटन, मछली और क्या क्या, मंगलसूत्र, मुसलमान मंदिर, मामा खाली यही कर रहे, मिमिया रहे, मामा। अरे मोदी जी, मौ से एक और शब्द होता है महंगाई। आप क्या बोले थे भाइयों बहनों 2014 में? याद करो भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। गैस सिलेंडर पहले कितना का था? 400, अब कितने का है? पेट्रोल डीजल पहले कितने का था? 60 रुपए, 50 रुपए,
अब तो सेंचुरी मार दिए मोदी जी। अब यहाँ आएंगे तो ममुया आएंगे ना। अब तो महंगाई का मुंह नहीं निकलेगा। पहले इनको महंगाई डाइन लगती थी, अब इनको महबूबा लगने लगी है। हमने अपने तमाम वीडियो में कहा है कि विपक्ष ने अग्निवीर को बड़ा मुद्दा बना दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ना तो इस पर बोल रहे हैं, ना इंटरव्यू में इस पर पूछा जा रहा है। राहुल गांधी अपनी हर सभा में प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर बोलने लगे हैं, इसे ही मुद्दा बना दिया है। पता नहीं आपने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देखा नहीं देखा? देखा? उसमें उनके सामने 4 चमचे बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप काटकर खाते हो या चूस कर खाते हो? उसको खाने से पहले आप धोते हो या नहीं धोते हो? फिर प्रधानमंत्री जी का जवाब आता है, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे परमात्मा ने धरती पे भेजा है, मिशन पे भेजा है। परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी अकेले आसमान से गिरे, उनको भगवान ने हिंदुस्तान में अदानी जी के लिए काम करने को भेजा है। 10 साल अदानी जी का काम किया। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये जो आपको बिजली के बिल आते हैं ना, हजारों रुपए के आते हैं, आपको मालूम है क्यों आते हैं? अदानी कोयला खरीदता है विदेश में कोयला खरीदता है। जब तक कोयला यहां आता है, अदानी उसकी कीमत को बढ़ा देता है, दाम बढ़ा देता है, और सरकार कोयले को महंगे दाम पे उसकी मदद करने के लिए खरीदती है। पैसा कौन देता है? आप देते हो। भाइयों बहनों, जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। आप कौन हो? 90% हिंदुस्तान के पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग। आप जीएसटी देते हो, पैसा आपका है। कर्जा माफ अदानी जैसे 22 लोगों का होता है। कहने को तो प्रधानमंत्री ने इस बार 70 से अधिक इंटरव्यू दिए हैं, 70 से भी ज्यादा। एक ही चैनल को 4-4 बार बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चैनल के लोग अब छुट्टी पर चले जाएं, इस डर से कि अगर इंटरव्यू लेने गए तो पत्रकारिता के इतिहास में उनका नाम खराब हो जाएगा। घर वाले, रिश्तेदार पत्रकारिता कितना समझते होंगे, वो इसी बात को लेकर खुश होंगे। बबुआ बबुनी प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने गए हैं, लेकिन जब पता चलेगा कि दुनिया हंस रही है कि गए थे, हाथ भी जोड़ रहे हैं और सवाल ढंग का पूछकर नहीं आए, तो बहुत लंबे समय तक शर्मिंदा होना पड़ेगा। हर चरण के हिसाब से हेडलाइन छप रही है, यह भी नोट कीजिए। पंजाब के अखबार में आज का इंटरव्यू छपा है, हेडलाइन पंजाब के अनुसार है। उधर उत्तर प्रदेश के अखबार में हेडलाइन छपी है, पिछड़ों के प्रति ममता का अन्याय रंगे हाथों पकड़ा गया। खबर बंगाल की है, लेकिन टारगेट यूपी का पिछड़ा समाज है। पता चलता है कि एक रणनीति के तहत यह इंटरव्यू सजाया जा रहा है। यह इंटरव्यू नहीं है, बल्कि रैलियों का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है। इतने इंटरव्यू हो गए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई ठोस जवाब नहीं आया। सवाल पूछने की रस्म अदायगी हो रही है। क्या किसी ने अदानी समूह को लेकर जो आरोप लगे, खबरें छपी, उसे सवाल पूछा? उसे लेकर जवाब है नहीं पूछा। अब तो प्रधानमंत्री मोदी अदानी के चैनल को भी 3-3 बार इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्हें पता है कि कोई असली सवाल तो पूछेगा नहीं, तो 3 नहीं 30 बार इंटरव्यू दो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं?
2019 में आम कैसे खाते हैं वाला इंटरव्यू ही इंटरव्यू के पतन का उदाहरण बना। 2024 में उनका हर इंटरव्यू पत्रकारिता के पतन का उदाहरण है। एक नहीं बल्कि 70 उदाहरण है। आप किसी एक का नाम लेकर नहीं कह सकते कि यह सबसे खराब है। प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि अब भारत की जनता को पत्रकारिता के इसी रूप के साथ जीना होगा। 70 इंटरव्यू का यही सार है। जनता के अगर सवाल होंगे तो वह अपना समझ ले, हिंदू सुख में डूबी रहे। आ जाओ। आरा की सभा में एक नौजवान राहुल गांधी के भाषण के बीच में आ गया। राहुल ने उसका पर्चा लिया और जाने दिया, लेकिन फिर बुला लिया और विकास कुमार को रोककर भाषण देने लग गए। नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर तुम शहीद होते हो, तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है, और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। मुसलमानों को आरक्षण देने के सवाल पर नरेंद्र मोदी बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन बिहार आकर उनकी गाड़ी इस मामले में फंस गई। मीडिया कभी नहीं बताता कि जिस जनता दल सेक्युलर ने कर्नाटका में मुस्लिम जातियों के आरक्षण का विस्तार किया, उसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। बीजेपी की एक और सहयोगी टीडीपी है, आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की रक्षा की बात करती है। उसके साथ बीजेपी चुनाव लड़ रही है, मगर बिहार के नेता इस मसले पर पूरी तैयारी के साथ अपनी रैलियों में आ रहे हैं। आरक्षण के बारे में लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया वाले हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। अब जरा बताइए, सबसे पहले हिंदुस्तान में आरक्षण की व्यवस्था जब बिहार से शुरू हुई, कर्पूरी जी के राज में, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे, और मुझे बहुत हैरानी है कि मोदी जी आकर के झूठ बोलते हैं, कर्पूरी जी के खिलाफ बोलते हैं, और नीतीश जी खामोश रहते हैं, जो कहते हैं कि मैं कर्पूरी जी का शिष्य हूं। कर्पूरी जी के जमाने से बिहार में अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला, उसमें मुस्लिम जातियों को भी पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई और वीपी सिंह की सरकार थी, हम लोगों के सबके समर्थन से वो रिपोर्ट जब लागू हुई, उस समय से इस देश के कुछ मुस्लिम जातियों को मुस्लिम होने के नाते नहीं, पिछड़े होने के नाते, उनके पेशे के चलते, उनकी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन के चलते आरक्षण मिला हुआ है। और मोदी जी आकर के झूठ बोल करके इसमें हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्यों? मोदी जी को डर है। किस बात का डर है? डर है कि बिहार से जो एजेंडा खड़ा हुआ है, बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है, जाति आधारित जनगणना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आरक्षण का विस्तार हुआ है। 50% की सीमा तोड़ करके 75% आरक्षण का व्यवस्था उसकी की गई है, जिसमें दलितों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को सबसे ज्यादा आरक्षण मिला है। मोदी और योगी के भाषणों में मुसलमान होता है,
आरक्षण होता है, मंदिर होता है, नौकरी नहीं होती, अग्निवीर नहीं होता, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता, मणिपुर नहीं होता, महिला पहलवानों से जुड़ा सवाल नहीं होता। विपक्ष के भाषणों में आपको अनेक मुद्दे मिलेंगे, जीत हो या नहीं हो यह अलग बात है, लेकिन इस चुनाव में विपक्ष के नेताओं के भाषणों को सुनते हुए नहीं लगता कि उन्हें पता नहीं है कि किस पर बोलना है और कैसे बोलना है। बिहार की तीनों सभाओं को आप भी सुनिए, लगेगा कि विपक्ष बोल रहा है। भले गोदी मीडिया ने विपक्ष की बात जनता तक पहुंचने से रोक दी, लेकिन इस चुनाव में विपक्ष ने जनता के बीच लोकतंत्र और संविधान के तमाम खतरों को ठीक से बिठा दिया है। जनता को बता दिया है कि खतरे क्या हैं, उसका असर क्या होगा और उनका अपना एजेंडा क्या है, उनका अपना मैनिफेस्टो क्या है। विपक्ष ने बहुत सफाई से हर रैलियों में इसे पेश किया है। गोदी मीडिया के चैनलों से हटकर भारत को देखा कीजिए। आज सरकार से सवाल करने वाले सड़क पर आपको हजारों नागरिक प्रवक्ता खड़े नजर आएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।